तो बच्चों हम लोग आज के टर्न पे करने वाले हैं एक नई हेडिंग। दिस इज योर डायगोनलाइजेशन। द हेडिंग इज डायगोनलाइजेशन। और बच्चों इससे जो मैंने प्रीवियस टर्न पे पढ़ा था, तो प्रीवियस टर्न की एक्सरसाइज होपफुली आप लोग ने सबने लगाई होगी, जिसके डाउट्स मैं आपको कुछ दिन में डिस्कस कर दूंगा। तो उसके पहले की एक्सरसाइज थी 20B, जिसमें आपने ए इनवर्स निकालना सीखा था यूजिंग कैरी हैमिल्टन थ्योरम। उसके बाद आपने काफी सारी यहाँ पे प्रॉपर्टीज सीखी थी मैट्रिसेस की, कि आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स में हम रिलेशन कैसे रखते हैं अगर दो मैट्रिक्स में डायरेक्टली रिलेशन है, जैसे B इज इक्वल टू A प्लस माइनस लैम्डा आई टाइप का। तो इन दो मैट्रिक्स में आइगन वैल्यूज कैसे चेंज होती है ना, और आइगन वेक्टर्स वही रहते हैं। तो ये सारी बातें बच्चों हम लोगों ने काफी डीप में जाकर के देखी थी, और अब हम लोग इसके जस्ट आगे चालू कर रहे हैं, और ये है चैप्टर का नाम डायगोनलाइजेशन। तो बच्चों डायगोनलाइजेशन में हमें करना क्या होता है, इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। अब बेसिकली आपको यहाँ पर ये भी जवाब मिलेगा कि आप आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स क्यों निकालते हैं और उनका कैसे यूज करते हैं। तो बच्चों जैसे यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, तो a की पावर 25 को एवेल्युएट करने के लिए कहा जा रहा है। तो बच्चों जैसे आप एडवांस वगैरह के क्वेश्चंस करते हैं, तो उनमें क्या होता है, आप A1 निकालते हैं, A2 निकालते हैं, A3 निकालते हैं, फिर आपको एक सिमेट्री मिलने लगती है, यानी कि मैट्रिक्स पीरियोडिक होने लगती है और रिपीट करने लगती है। तो उसके टाइम पे ही आप AN निकाल लेते हैं। जब AN निकाल लेते हैं तो आपका क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन बच्चों कभी कभी हमारे पास ऐसी भी मैट्रिक्स होती हैं जिससे आपने कहा दिया गया कि A25 निकालो, A26 निकालो, A30 निकालो। तो बच्चों ऐसे केसेस में क्या होगा कि वो मैट्रिक्स में कोई सिमिलैरिटी नहीं जनरेट हो रही होगी एलिमेंट्स में, कभी कुछ आ रहा होगा कभी कुछ, मतलब पीरियोडिक होगी नहीं, मैट्रिक्स रिपीट नहीं करेगी। तो आपको बड़ी तकलीफ होगी A25 तक पहुंचने में। तो A25 तक पहुंचने में तकलीफ ना हो, इसलिए हम लोग यहाँ पर एक मेथड पढ़ते हैं। इस मेथड का नाम होता है डायगोनलाइजेशन। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है डायगोनलाइजेशन। तो बच्चों सबसे पहले इसकी शुरुआत हम लोग बेसिक थ्योरी से ही करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, इस मैट्रिक्स का नाम है A। कह रहा है यहाँ पर A स्क्वायर तो इवेल्युएट कर सकते हो, लेकिन A25 को कैलकुलेट करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। और अगर ये तो 2x2 मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, अगर आप 3x3 के लिए देखेंगे तो आपको और भी ज्यादा, मतलब इवन लॉन्गर, और भी ज्यादा टाइम लगेगा। मतलब आपको क्वेश्चन छोड़ना ही पड़ेगा, आप ऐसे समझ लो। तो इसलिए बच्चों फॉर्चुनेटली यहाँ पर एक मेथड है जिसको हम यूज करके बहुत ही जल्दी अपना आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन इस मेथड की एल्गोरिथम क्या है, ये एल्गोरिथम आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि एल्गोरिथम समझने के बाद भी बच्चे एल्गोरिथम एट द टाइम एग्जाम में भूल जाते हैं। तो बच्चों इसलिए मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि भूल जाने पे आप एग्जाम के पहले एक बार जरूर इसको दोबारा देख लें। अब यहाँ पर आपके पास मैट्रिक्स है A, ठीक है, और यहाँ पे आपको इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज आपने निकाली। कैसे निकाली होगी ये कोई बताने की जरूरत नहीं है, आपने लिखा होगा डिटरमिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। यहाँ से बच्चों आपने लैम्डा इवेल्युएट कर लिया होगा, तो यहाँ से लैम्डा यानी कि आइगन वैल्यूज निकल के आई है -2 और 5। और बच्चों -2 और 5 आइगन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स है वो आपने इवेल्युएट कर लिए। ठीक है, तो बच्चों इतना तो आप पहले से ही जानते हैं, तभी यहाँ तक पहुंचे थर्ड एक्सरसाइज में। अब बच्चों यहाँ पर आपको एक दो नई मैट्रिक्स फॉर्म करनी होगी। एक मैट्रिक्स का नाम है P और एक मैट्रिक्स का नाम है D। ठीक है बच्चों, जो बच्चों P मैट्रिक्स बनाते हैं वो बनाते हैं आइगन वेक्टर्स। कैसे बनाते हैं? आइगन वेक्टर्स। तो जैसे बच्चों आपके आइगन वेक्टर्स क्या निकले हैं, 1 -1, देखो क्या निकले हैं, 1 -1 1 और -8, ये निकले ना। तो बच्चों कुछ नहीं करते हैं, जैसे ही आप आइगन वेक्टर्स निकालो ना, तो बस उनको मैट्रिक्स के अरेंजमेंट में लगते, तो मतलब ये बीच वाला जो है ना, ये बीच वाला ब्रैकेट यहाँ से आप हटा दो, ये बीच वाला ब्रैकेट यहाँ से हटा दो, और डायरेक्टली आप ऐसे लगा दो, तो ये एक मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगी जो आइगन वेक्टर से मिलकर के बनी है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने एक नई मैट्रिक्स आपको बताई है जिसका नाम है P, जो बनाई है आपने आइगन वेक्टर्स को यूज करके। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपको एक नई मैट्रिक्स बनानी है D। D मतलब इसको हम डायगोनल, अगर हम इस मेथड में डायगोनल का नाम लेते हैं तो यही रिस्पॉन्सिबल है D के लिए। तो जो बच्चों D मैट्रिक्स हमने बनाई है वो हमने बनाई है किसको यूज करके, आइगन वैल्यूज को यूज करके। और आइगन वैल्यूज बच्चों कहाँ पुट की है, डायगोनल। कहाँ पुट की है, डायगोनल। तो बच्चों ये बात समझ में आनी चाहिए, यानी कि बच्चों आपको दो नई मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करना है।
वो नई मैट्रिक्स मैंने आपको बताई है, एक है आपके पास डी और दूसरी है आपके पास पी। इतना बच्चों अगर आप समझ जाएंगे तो यही सेम मेथड आपको 3x3 में भी लगाना होगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक सभी समझ गए। और बच्चों ये मैंने आपको बताया है कि इस डायगोनल को लीडिंग डायगोनल कहते हैं और इसी में ही वैल्यू प्लेस करनी होती है आइगन वैल्यूज की। ये बच्चों ऐसा देखा गया है कि कई बच्चे पढ़ने में या समझने में थोड़ा गलती कर देते हैं और वो आइगन वैल्यूज की जो इस डायगोनल में वैल्यू डाल देते हैं, मतलब वो लीडिंग डायगोनल में न डाल के जो लैगिंग डायगोनल होता है यानी कि दूसरा वाला, उसमें वो आइगन वैल्यूज डाल देते हैं। तो बच्चों उसमें नहीं डालनी है, आपको लीडिंग डायगोनल यानी जो सबसे पहला एलिमेंट के अलोंग डायगोनल है उसी में ही वैल्यू आइगन वैल्यूज डालनी है, ठीक है, यानी कि इसमें, ठीक है। और अमूमन बच्चे डाल भी लेते हैं, बस कहीं पे एक जगह कंफ्यूजन आ जाता है। ओके बच्चों, तो पी और डी आप समझ गए। उसके बाद बच्चों कुछ नहीं करना होता है, यहाँ से काम धीरे धीरे आपका आसान होना चालू हो गया। अब आप क्या करिए बच्चों, यहाँ पर आपने एपी को कैलकुलेट करना है। ए मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स है, पी आपने अभी बताई आइगन वेक्टर से, उससे आप एपी कैलकुलेट कर लीजिए। फिर बच्चों आप पीडी कैलकुलेट कर लीजिए। पी आपने बनाई किससे, आइगन वेक्टर से, और डी किससे बनाई है, आइगन वैल्यूज से। तो पीडी मैट्रिक्स आप कैलकुलेट करिए, एपी मैट्रिक्स आप कैलकुलेट करिए। देखिए बच्चों तरीका एक ही है, अगर आप एपी निकालो फिर पीडी निकालो, आपको ये दिखने लगेगा कि आपने सही निकाला है, क्योंकि जो एपी की वैल्यू होगी वही पीडी की वैल्यू होगी। ध्यान से देखिए, अगर आप गलती से भी पीडी की जगह डीपी निकालेंगे तो आपकी वैल्यूज यानी आपकी मैट्रिक्स एपी के बराबर मैच नहीं करेगी, ये आपको ध्यान देना होगा। तो उससे आप समझ जाइएगा कि आपकी गलती हो गई है। तो अब आप क्या कैलकुलेट करेंगे, इस मेथड की एल्गोरिथम ही यही है, पी निकालो, डी निकालो, उसके बाद एपी निकालो, एपी के बाद पीडी निकालो, फिर आपको खुद ही एक रिलेशन दिखने लगेगा कि यार एपी की वैल्यू तो पीडी के इक्वल है, एपी की वैल्यू पीडी के इक्वल है। बस बच्चों यहीं से हम लोग इस रिलेशन को यूज करेंगे और बहुत तेजी से क्वेश्चन खत्म कर देंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए की पावर 25। तो ए की पावर 25 को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अभी आगे हम आपको बताने वाले हैं। इसमें इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे इसी इक्वेशन में, और आपके पास बहुत ही जल्दी क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो बच्चों इस बात का जवाब देने के लिए मैं आपको एक दोबारा 3x3 मैट्रिक्स से समझाता हूँ, क्योंकि 2x2 मैट्रिक्स थोड़ी छोटी पड़ जाएगी। देखिए बच्चों फिर से मैं एक मैट्रिक्स कंसिडर की है बी, उसकी आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स पी डी, ये सब आप समझ चुके हैं। अब मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, पी और डी सब समझ चुके हैं आप, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। हाँ तो बच्चों मैंने क्या बताया था, पहले आपने गिवन मैट्रिक्स का नाम था ए, तो आपने कैलकुलेट किया था एपी। अब गिवन मैट्रिक्स का नाम क्या है, बी। देखो बच्चों गिवन मैट्रिक्स का नाम क्या है, बी, तो आप क्या कैलकुलेट करेंगे, बीपी और पीडी। तो बच्चों बीपी और पीडी को कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ जाएंगे, सेम आएंगे। तो बच्चों ये बात तो समझ में आ गई ना आपको, ये बात 2x2 के लिए भी है और ये बात 3x3 के लिए भी है। अब बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ हम करने जा रहे हैं। बच्चों आपने क्या रिलेशन निकाला था, AP इज इक्वल टू PD, ठीक है। अब आप यहाँ पे A को सेपरेट करिए, यहाँ पे A को सेपरेट करिए। बच्चों इधर ध्यान दो, मैं इसमें ही लिख देता हूँ, अगर AP इज इक्वल टू PD है और आपको A को अकेला करना है, तो बच्चों A अकेला तभी हो सकता है जब आप P इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई ना करके पोस्ट मल्टीप्लाई करें। क्योंकि बच्चों अगर आप P इनवर्स का अगर प्री मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए अकेला होएगा ही नहीं, क्योंकि पी इनवर्स ए के, पी इनवर्स और पी के बीच में ए आ गया, वो उसको आई बनाएगा ही नहीं। तो इसमें भी बच्चे कभी कभी पूछते हैं कि सर आपको कैसे पता कि प्री करें कि पोस्ट करें। तो बच्चे कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, अगर आप एपी इज इक्वल टू पीडी लिखते हैं तो आपने पी इनवर्स का पोस्ट ही मल्टीप्लाई किया है। देखो पोस्ट मतलब बाद में। देखो बच्चों ये इक्वेशन बन गई और ये बन गया ए इज इक्वल टू पी डी पी इनवर्स। यहां तक समझ में आ गया सबको, आ गया समझ में। तो इसका मतलब बच्चों ये देखो इन्होंने यहाँ पर इस बात को पोस्ट मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली लिखा भी है। तो बच्चों आपके पास एक रिलेशन आ गया, इसी रिलेशन को कहते हैं कि मैंने ए को क्या कर दिया, डायगोनलाइज कर दिया। मैंने ए को क्या कर दिया, डायगोनलाइज कर दिया। क्यों बच्चों, देखो अब समझ में आएगा। देखिए आगे बताना स्टार्ट कर। देखो बच्चों जैसे आपको निकालना है ए की पावर 20 निकालना है, तो
a की पावर 20 कैसे निकालोगे बच्चों? इस रिलेशन में दोनों तरफ क्या कर दोगे? 20 करोगे। देखो इस रिलेशन में दोनों तरफ 20 किया, ये आ गया। तो बच्चों अगर a स्क्वायर होता है तो आप a इंटू ए लिखते हो, तो वैसे ही पी डी पी इनवर्स 20 टाइम्स है, तो आप इसको 20 टाइम्स लिखोगे ना, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी, ऐसे करके कितनी बार लिखोगे? 20 बार लिखोगे। तो बच्चों यहाँ पे देखो ये P इनवर्स, एक सेकंड यहाँ पर देखिएगा सभी लोग, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए जरा, एक मिनट सभी लोग, जस्ट वेट। तो देखिए बच्चों, ये वाला P इनवर्स इस P से I बन जाएगा, फिर P इनवर्स इसके वाले P से I बन जाएगा। तो बच्चों ये वाले जो कॉम्बिनेशन है ना, इस वाले कॉम्बिनेशन से P इनवर्स P I बन के गायब होता चला जाता है। पता है बच्चों आखिरी में क्या बचेगा? ये D इंटू डी मल्टीप्लाई होगा 20 टाइम्स, तो D की पावर 20 बचेगा, और ये वाला स्टार्टिंग वाला एक P रह जाएगा, और आखिरी वाला एक P इनवर्स रह जाएगा। तो A की पावर 20 क्या आ गया? A की पावर 20 आ गया P D की पावर 20 P इनवर्स। बोलो भाई समझ में आया सबको? और बच्चों मैंने एक बार आपको क्वेश्चंस करवाए थे और मैंने बताया था अगर डायगोनल मैट्रिक्स होती है तो अगर आपको डी स्क्वायर निकालना है तो डायगोनल एलिमेंट्स का स्क्वायर कर दो, डी क्यूब निकालना है तो डायगोनल एलिमेंट्स का क्यूब कर दो, D20 निकालना है तो डायगोनल एलिमेंट्स का 20 पावर कर दो, यानी -1 की पावर 20 और 1 की पावर 20। तो D की पावर 20 आ गई। और बच्चों P मैट्रिक्स आपको पता ही है, P इनवर्स आप लिख ही सकते हो। हालांकि मैंने P इनवर्स 2x2 मैट्रिक्स में भी डायरेक्ट लिखने का मेथड बताया था कि एलिमेंट स्वैप कर देते हैं और एक में साइन चेंज कर देते हैं, लेकिन अगर आपको शॉर्टकट नहीं पता है तो आप डायरेक्टली P इनवर्स तो वैसे भी निकालना जानते हैं ना, तो आप क्या करिएगा, P आपको पता है बच्चों, इधर ध्यान दीजिए, P आपको पता है पहले से, P इनवर्स आप निकाल लेंगे, और ये क्या हो गया? D की पावर 20 हो गया। तो D की पावर 20 करेंगे तो ये देखो, अब आपको समझ में आ रहा है, ये P है, ये P इनवर्स है। तो बच्चों आप 20 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने से अच्छा था कि आप 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो और आपका आंसर आ जाएगा A की पावर 20। समझ में आया? तो बच्चों पहले आपको 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है। बच्चों ये मेथड सबके लिए, अगर A की पावर 26, 20, 30 कुछ भी हो तो भी आपको यही काम करना होगा कि हर बार आपके पास 3 ही मैट्रिक्स बचेगी आखिरी में मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, मान लो A की पावर 26 होता तो यहाँ पर होता D की पावर 26, और यहाँ होता P, और यहाँ होता P इनवर्स। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है कि डायगोनल को मैंने अपीयर करा कर, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स को अपीयर करा करके पूरा क्वेश्चन मैंने स्वाहा कर दिया, इस तरह से समझो। तो बच्चों उसमें सारा खेल जो है, वो जो डायगोनल मैट्रिक्स आती है ना, तो डायगोनल मैट्रिक्स आते ही सारा खेल खत्म हो जाता है। तो मेरे ख्याल से आप सब लोग समझ गए होंगे, यहां तक समझ गए आप लोग? ओके।